हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है हमारी होने जा रही है फिक्सेटिव्स के बारे में। इससे पहले की जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फिक्सेशन क्या होता है, फिक्सेशन की प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फिक्सेशन जो होता है उसके अंदर कैसे कैसे केमिकल्स वहाँ पे यूज होते हैं, किस प्रकार के रिएजेंट हम वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया। तो हमने जितने भी रिएजेंट पढ़े थे वो सब सिंपल फिक्सेटिव के एग्जाम्पल थे। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपाउंड फिक्सेटिव होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव सॉल्यूशन का हम उपयोग करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग कोई भी रिएजेंट यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन जहां पे किया जाता है, दो या दो से अधिक फिक्सेटिव रिएजेंट किसी एक प्रकार के सॉल्यूशन या एक प्रकार के फ्लूइड के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है कंपाउंड फिक्सेटिव। तो कंपाउंड फिक्सेटिव जो होते हैं वो भी आपके केमिकल एजेंट होते हैं, जिसके अंदर दो या दो से अधिक केमिकल जो रहते हैं, फिक्सेटिव केमिकल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, तो उनका हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो आती है कंपाउंड फिक्सेटिव के अंदर आते हैं। इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उन सारे अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव जो होते हैं, हमारे फिक्सेटिव रिएजेंट या फिक्सेटिव केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं, उनका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, क्या क्या उनके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं, और किस किस कंडीशन में हमें किस प्रकार के सैंपल को कैसे फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर रखना है, वो सब कुछ अपन इस क्लास के अंदर डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, जो कि फिक्सेटिव के टाइप्स के ऊपर डिपेंड है पूरी। फिक्सेटिव जो होते हैं, फिक्सेटिव को जनरली दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है आपका सिंपल फिक्सेटिव, एक रहता है सिंपल फिक्सेटिव, और एक होते हैं कंपाउंड फिक्सेटिव। दो टाइप होते हैं फिक्सेटिव के, कंपाउंड फिक्सेटिव। अब जो कंपाउंड फिक्सेटिव होते हैं उनके भी फर्दर देन अलग अलग डिवीजन होते हैं। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव, माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव। एक होता है आपका साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, और एक रहता है हमारा हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। तो कंपाउंड फिक्सेटिव होते हैं, उनके तीन डिवीजन होते हैं। और सिंपल फिक्सेटिव के अंदर सिंपल से एक ही रिएजेंट कहीं पे काम कर रहा है, या एक ही केमिकल एजेंट कहीं पे काम कर रहा है और वो फिक्सेशन कर रहा है, तो उस प्रकार के फिक्सेटिव सॉल्यूशन को बोला जाता है सिंपल फिक्सेटिव। सिंपल फिक्सेटिव के अंदर आते हैं जैसे कि आपका फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड हो गया, पिक्रिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये सब सिंपल फिक्सेटिव के एग्जांपल है। ये सब सिंगल वन यूज होते हैं, अकेला केमिकल एजेंट कहीं पे काम कर रहा है तो उस प्रकार के फिक्सेटिव एजेंट को बोला जाएगा सिंपल फिक्सेटिव। ये सिंगल वन होते हैं, एक ही फिक्सेटिव का जहां पे उपयोग होता है, तो ऐसे फिक्सेटिव सॉल्यूशन को बोला जाता है सिंपल फिक्सेटिव। और ये जो रहते हैं ये कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड यानी कि जब दो सिंपल फिक्सेटिव केमिकल एक साथ बाइंड हो जाते हैं या एक साथ किसी सॉल्यूशन के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे फिक्सेटिव सॉल्यूशन को बोला जाता है कंपाउंड फिक्सेटिव सॉल्यूशन। अब कंपाउंड फिक्सेटिव के अंदर, सिंपल फिक्सेटिव के अंदर जो केमिकल्स हैं वो दो या दो से अधिक जो फिक्सेटिव रिएजेंट वहां पे रहेंगे वो सारे हमारे कंपाउंड फिक्सेटिव के अंदर काम करेंगे। कंपाउंड फिक्सेटिव का मतलब होता है मिक्सअप। मिक्सअप मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड अगर कहीं पे काम कर रहे हैं केमिकल, या फिक्सेटिव केमिकल सॉल्यूशन अगर वहीं पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे फिक्सेटिव के टाइप्स को बोला जाता है कंपाउंड फिक्सेटिव। और कंपाउंड फिक्सेटिव को भी फर्दर देन तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव। देखो यहाँ इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव जो होते हैं, माइक्रो का मतलब होता है कि काफी स्मॉलर लेवल पे, और एनाटोमिकल का मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन होता है और उसको रिमूव किया जाता है, तो उस ऑर्गन का जो सेलुलर मॉर्फोलॉजिकल एरिया होता है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, लीवर हो गया या स्प्लीन हो गया, तो कोई भी ऑर्गन अगर हम रिमूव कर रहे हैं उसको अगर माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव के अंदर रखा जाता है, तो ये माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव जो रहता है आपकी किसी भी ऑर्गन का जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो रहता है आपके ऑर्गन का, उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से मेंटेन करने का ये काम करता है। मॉर्फोलॉजी को पूरी तरीके से सही तरीके से वेल प्रिजर्वेशन करने का ये काम करते हैं माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। आपके ऑर्गन का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे उसकी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल का अरेंजमेंट होता है, या टिश्यूज का जो कंस्टिट्यूएंट लेवल होता है, तो उसको मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे अगर पूरी तरीके से प्रिजर्व करना, एनाटॉमिकल शेप वैसा का वैसा मेंटेन करके रखना, तो वो जो काम करेगा वो होगा आपका माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। फिर एक और टाइप में क्लासिफाइड किया गया है कंपाउंड फिक्सेटिव को, जिसके अंदर आते हैं आपके साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव।
साइटो मतलब सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बात होगी यहाँ पे। अगर किसी भी ऑर्गन के अंदर सेलुलर मॉर्फोलॉजी को पूरी तरीके से मेंटेन करना है, सेलुलर मॉर्फोलॉजी जो रहती है ऑर्गन की, उसको मेंटेन करना है, तो वहां पे हम साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव का हम उपयोग करेंगे। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव जो रहते हैं फर्दर देन टू पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। एक होते हैं न्यूक्लियर फिक्सेटिव, जो कि आपके सेल के अंदर न्यूक्लियर कंपोनेंट को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। और एक आते हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। ऐसे फिक्सेटिव जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को वेल मेंटेन करने का काम करते हैं, पूरी तरीके से प्रिजर्व करने का काम करते हैं, तो ऐसे फिक्सेटिव को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। तो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव और न्यूक्लियर फिक्सेटिव जो होते हैं दोनों ही साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव के टाइप्स होते हैं। साइटोलॉजी मतलब सेल, सेल के दो कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म दो कंपोनेंट सेल के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो न्यूक्लियर कंपोनेंट जो होता है आपका एसिडिक कंपोनेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका बेसिक कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे जो फिक्सेटिव हम यूज करते हैं उनका मेन पर्पज जो होता है हमारे सेल के अंदर उस पार्ट को मेंटेन करना होता है जिसके लिए वो फिक्सेटिव यूज किया जा रहा है। जैसे न्यूक्लियर फिक्सेटिव होगा तो सेल के न्यूक्लियस को वेल मेंटेन करने का काम करेगा। जब भी हमें न्यूक्लियर स्टडी करनी होती है तब हम न्यूक्लियर फिक्सेटिव का यूज करते हैं। जब भी हमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी ऑर्गन को देखना है या उस ऑर्गेनिल्स को देखना है, जैसे कि राइबोसोम को देखना है, लाइसोसोम को देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है, गोल्गी अपरेटस देखना है, तो ये सब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल्स है, ऐसे कंपोनेंट जो आपकी सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगर ऐसे कंपोनेंट का जब आपको स्टडी करनी होती है, ऐसे कंपोनेंट की जब हमें रिसर्च करना होती है, डायग्नोस्टिक करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम साइटोप्लाज्मिक जो रहता है साइटोप्लाज्मिक साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव का हम उपयोग करते हैं और हमारा जो प्रोसीजर होता है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाता है। फिर आते हैं आपके हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। अब इन हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव का जो मेन पर्पस होता है वो आपके सेल और टिश्यू, हिस्टो का मतलब क्या होता है सेल एंड टिश्यू। अब सेल और टिश्यू जो रहता है किसी भी ऑर्गन के अंदर सेलुलर और टिश्यू का जो कंस्टिट्यूएंट लेवल होता है उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है, सेल और टिश्यूज के बीच में जो केमिकल कंपोनेंट की जब हमें स्टडी करनी होती है या केमिकल रिएक्शन अगर हम लगाते हैं, जैसे सेल के अंदर किसी भी एंजाइम को देखना है, किसी भी प्रकार की कोई भी कैटालिस रिएक्शन हो रही है, जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, पेरोक्साइडेज एंजाइम होता है, तो अलग अलग टाइप के एंजाइम का जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है या किसी भी सेल के अंदर साइटोजेनेटिक लेवल की स्टडी करनी होती है, सेल के अंदर क्रोमोसोम का इन्वेस्टिगेशन करना है या किस प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उस सेलुलर लेवल पे हो रहा है, टिश्यूज के बीच में जो होती है माइक्रो बायोलॉजिकल रिएक्शन जितनी होती है यानी कि पैथोलॉजिकल रिएक्शन जब होती है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन को डैमेज करने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पे उस ऑर्गन का केमिकल नेचर की स्टडी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो होते हैं उनका उपयोग करना रहता है। इसके साथ ही बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि कैंसर्स के इन्फेक्शन हो गए, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज पेशेंट की बॉडी के अंदर हो गई है, ट्यूमर्स दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो उपयोग करना रहता है वो हमारे हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो होते हैं उनका हमें यहाँ पे उपयोग करना रहता है, ताकि हमें टिश्यूज या ऑर्गन जब आपका डीजनरेट हो रहा है या उसके अंदर नेक्रोसिस की कंडीशंस हो गई है, डैमेज अगर ऑर्गन होने लग गया है, तो उसका आप सही तरीके से एक्यूरेट लेवल पे आप सटीक जो होता है डायग्नोसिस जब हमें करना होता है तब हमें हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। तो अलग अलग टाइप में आपके कंपाउंड फिक्सेटिव होते हैं और हर एक फिक्सेटिव जो होता है उसका एक स्पेसिफिक रोल होता है और हर एक फिक्सेटिव का जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, जिस प्रकार का ऑर्गन है उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए उसी प्रकार के फिक्सेटिव का उपयोग किया जाता है ताकि हम सही प्रकार से डायग्नोसिस कर पाए। तो ये फिक्सेटिव के क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव। अब माइक्रोएनाटोमिकल फिक्सेटिव जो रहे के अंदर पहला फिक्सेटिव जो आता है आपका फॉर्मेलिन आता है। जैसे कि आपका पहला फिक्सेटिव जो है यहाँ पे बफर फॉर्मेलिन है। फॉर्मेल्डिहाइड एक प्रकार का ऐसा फिक्सेटिव एजेंट होता है जो कि आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है, रूटीन डायग्नोसिस करने में हम फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। फॉर्मेलिन के अंदर अगर हमने किसी भी सेल या ऑर्गन को रखा है तो वो आपका सही तरीके से प्रिजर्व हो पाएगा, वेल मेंटेन हो पाएगा, और फॉर्मेलिन जो होता है रूटीनली डायग्नोसिस करने में हम इसका उपयोग करते हैं और ये हमारे सभी ऑर्गन को फिक्स्ड करने का ये काम करता है। किसी भी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट ये नहीं दिखाता है, हार्मफुल नहीं होता है। सेल के सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स चाहे वो साइटोप्लाज्मिक हो या न्यूक्लियर हो, सभी प्रकार के कंपोनेंट को मेंटेन करने का हमारा फॉर्मेलिन काम करता है। तो फॉर्मेलिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। अब फॉर्मेलिन के अंदर भी अलग अलग टाइप आते हैं, जैसे पहला देखते हैं अपन बफर फॉर्मेलिन। तो बफर फॉर्मेलिन है, इसके अंदर क्या होगा, बफर यूज होगा, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं अपन यहाँ पे और फॉर्मेलिन का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेलिन जो होता है आपका 10 ml यूज होता है, इसका कंपोजिशन के अंदर देखते हैं अपन। तो फॉर्मेलिन बफर फॉर्मेलिन के अंदर 10 ml यूज होता है। अब यहाँ पे एसिड सोडियम फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसका उपयोग हम 0.4 ग्राम करते हैं, mg करते हैं, मिलीग्राम हम उपयोग करते हैं। एनहाइड्रस
डाइसोडियम फॉस्फेट जो रहता है इसका उपयोग 0.65 ग्राम किया जाता है, और डिस्टिल वाटर का उपयोग जो होता है 100 ml हम लेते हैं। तो तीनों से मिलके हमारा ये कंपोनेंट जो होता है पूरी तरीके से बफर फॉर्मेलिन तैयार करता है। और बफर फॉर्मेलिन का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं इसके, ये इस प्रकार से होते हैं। 4 सॉल्यूशन बफर फॉर्मेलिन के अंदर हम यूज करते हैं, और डिस्टिल वाटर जो होता है डाइल्यूट करने का काम करता है, क्वांटिटी को इंक्रीज करने का ये काम करता है। फिर आता है आपका फॉर्मल कैल्शियम। फॉर्मल कैल्शियम जो रहता है इसके अंदर हम फॉर्मेलिन जो रहेगा 10 ml उपयोग होगा, कैल्शियम एसीटेट यूज होता है 2 ग्राम, और वाटर जो होता है यहाँ पे 100 ml हम लेते हैं। तो बफर फॉर्मेलिन किसी भी प्रकार के ऑर्गन या सेलुलर सैंपल जो होता है वहां पे आपका यूज होता है। ऑर्गन और सेल, सभी प्रकार की सेल्स और ऑर्गन को ये प्रिजर्व करने का काम करता है। चाहे सेल्स आपकी मस्कुलर एरिया से ली गई हो या न्यूरोलॉजिकल एरिया से ली गई हो, न्यूरॉन्स की सेल्स हो या मसल्स की सेल्स हो, किसी भी प्रकार की सेल होगी तो उसको फॉर्मेलिन के अंदर हम रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आता है फॉर्मल कैल्शियम। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम जो ऐड हुआ है फॉर्मल कैल्शियम के अंदर, एक कंपोनेंट आपका ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। अब ये कैल्शियम एसीटेट जो होता है, अगर कोई भी कैल्सिफाइड ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर से निकाला गया है और उसका हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस अगर करना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मल कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ये फॉर्मल कैल्शियम हमेशा कैल्सिफाइड ऑर्गन के लिए यूज होता है, कैल्सिफाइड टिश्यूज के लिए यूज होता है, बोन्स के लिए यूज होता है, टीथ के लिए यूज होता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ऐसे ऑर्गन जिसके अंदर कैल्शियम होता है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन टीथ। टीथ के अंदर कैल्शियम होता है, तो टीथ को जब हमें प्रिजर्व करना होता है तो अब हम फॉर्मल कैल्शियम का यूज करेंगे। जैसे बोनी टिश्यूज आ गई, कोई भी बोन्स आ गई है, तो वहां पे हम फॉर्मल कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं। बोन मेरो का सैंपल आ गया है, बोन मेरो बायोप्सी जब हम करते हैं, बीएम एग्जामिनेशन हम करते हैं बोन मेरो एग्जामिनेशन, तो बोन मेरो एग्जामिनेशन के अंदर भी फॉर्मल कैल्शियम का हम उपयोग कर सकते हैं, ताकि वहां पे आपका कैल्सिफाइड ऑर्गन जो है उस कैल्सिफाइड ऑर्गन का पूरी तरीके से मेंटेनेंस हो पाए, उसके अंदर कैल्शियम जो है रिड्यूस ना हो और आपका डायग्नोसिस एक्यूरेट लेवल पे हो पाए। तो उसके लिए हमें फॉर्मल कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं देखो, दे हैव अ न्यूट्रल पीएच। इसके पास क्या होता है, ये आपके पीएच रेशियो जो होता है उसको पूरी तरीके से मेंटेन करने का ये काम करता है। फॉर्मेलिन पिगमेंट जो रहते हैं इसके अंदर क्या होता है, एसिड फॉर्मेल्डिहाइड होता है, हिमेटिन होता है, इन नॉट फॉर्म्ड। ये दोनों क्या करते हैं, इसका जो फॉर्म्ड होता है, जो हिमेटिन कंपोनेंट होता है उसको प्रिवेंट ये कर देता है। और स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, न्यूट्रल पीएच होता है, तो इस वजह से ये क्या करता है, आपका जो कैल्शियम लेवल होता है पूरी तरीके से मेंटेन हो पाता है। तो बफर कैल्शियम सॉल्यूशन जो होता है फॉर्मल कैल्शियम, इसका भी हम उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका बफर्ड फॉर्मल सुक्रोज, थर्ड फिक्सेटिव सॉल्यूशन, जो कि फॉर्मेलिन का ही टाइप होता है। फॉर्मल सॉल्यूशन आया यहाँ पे, तो फॉर्मेल्डिहाइड का ही टाइप होता है बफर फॉर्मेलिन सुक्रोज। अब फॉर्मेलिन जो होता है यहाँ पे 10 ml उपयोग होता है इसके अंदर, और सुक्रोज जो रहता है 7.5 ग्राम हम ऐड करते हैं। सोलिडिफाई एजेंट रहता है सुक्रोज, 7.5 ग्राम हमें सुक्रोज ऐड करना है। फॉर्मेलिन हमें 10 ml लेना है, और जो मोलरिटी लेवल होता है M15 फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन जो रहेगा आपका, जिसका पीएच 7.4 होना चाहिए, उसकी क्वांटिटीज हम 100 ml लेते हैं, और आपका बफर फॉर्मल सुक्रोज जो होता है वो तैयार हो जाता है। ये किसी भी प्रकार का जब हमें कार्बोहाइड्रेट का डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है या ग्लाइकोजन का अगर हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है, किसी भी प्रकार के शुगर कंपाउंड को अगर आपको देखना है, या कार्बोहाइड्रेट की जब हमें स्टेनिंग करनी होती है तब हम इसका उपयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टेनिंग करते हैं हम। ग्लाइकोजन का जब हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है, ग्लाइकोजन जो होती है स्टोर्ड शुगर होती है, ग्लाइकोजन का डेमोन्स्ट्रेशन अगर हमें करना है किसी भी बायोप्सी सैंपल के अंदर या टिश्यू सैंपल के अंदर, तब उसको अगर फिक्स्ड करना होगा तो उसको फिक्स्ड करने के लिए हमें फॉर्मल सुक्रोज जो होगा उसकी आवश्यकता होगी, इसका हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे देख ही लेते हैं अपन स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो, दिस इज एन एक्सीलेंट फिक्सेटिव, ये काफी एक्सीलेंट फिक्सेटिव होता है, सबसे बेस्ट रिजल्ट ये देता है, रिलायबल रिजल्ट हमें देता है। किसके लिए? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर। आपकी सेल जो होती है, सेल का अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर जो होता है, उसका जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर डेमो प्रिजर्व करना होता है तो वहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेट और लिपिड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट को जब आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। और कुछ एंजाइम होते हैं जैसे कि ऑक्सीडेज हो गया, कैटालेस हो गया, सुक्रेज हो गया, अलग अलग टाइप के एंजाइम हमारी सेल के अंदर जब हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है अलग अलग टाइप की पैथोलॉजिकल कंडीशंस में, तब हम इसका उपयोग करते हैं। इट इज रिकमेंडेड फॉर कंबाइंड साइटोकेमिस्ट्री। ये किसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है? इसका उपयोग जो होता है साइटोकेमिस्ट्री, जब भी आपको किसी सेल के अंदर केमिकल कंपोनेंट को देखना होता है या सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन को अगर देखना होता है, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करते हैं अपन,
जब भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी स्पेसिमेन को देखना होता है, ताकि हम बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे उसका डायग्नोसिस कर पाएं, नैनोग्राम या नैनोमीटर जो जिसको हम बोलते हैं, नाइक्रोम या नैनोमीटर की साइज में हमें अल्ट्रा थिन सेक्शन जब हम कट करते हैं, टिश्यू सेक्शन को काफी स्मॉल साइज में जब कट किया जाता है और उसका स्टेनिंग करके हमें माइक्रोस्कोप में देखना होता है, तो उसके लिए भी हमें इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन का उपयोग करना चाहिए। इट शुड बी यूज्ड कोल्ड 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फ्रेश टिश्यू। ठीक है, काफी लोअर टेम्परेचर पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है काफी लो टेम्परेचर होता है, और फ्रेश टिश्यू का जब भी हमें प्रिजर्वेशन करना होता है तब भी हम इस सॉल्यूशन का या इस फिक्सेटिव का हम उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है आपका हेडन हिन सुसा जो रहता है, इसका उपयोग कंपोजिशन जो रहता है हमारा, यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड यूज होता है 4.5 ग्राम, और मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है ब्लैक कलर शो कर देता है, और सोडियम क्लोराइड जो रहता है ये आपके सेल्स का जो नरिशमेंट करना होता है या वॉश करने का या प्रिजर्व करने का ये काम करता है, और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे 0.5 ग्राम रहता है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसके अंदर 2 ग्राम होता है। एसिटिक एसिड जो रहेगा 4 ml हम यूज करेंगे। डिस्टिल वाटर की क्वांटिटीज आपकी 100 ml रहेगी, और इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं? एक्सीलेंट फिक्सेटिव फॉर रूटीन बायोप्सी सैंपल। जब भी आपके पास कोई भी बायोप्सी का सैंपल होता है, चाहे वो लीवर बायोप्सी हो गई, किडनी बायोप्सी हो गई, बोन मेरो बायोप्सी हो गई, या साइनोवियल फ्लूइड को अगर हमने कलेक्ट किया है, तो कोई भी बायोप्सी सैंपल अगर हमने कलेक्ट किया है तो उसको फिक्स्ड करने के लिए हम इस सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। अलाउस ब्रिलियंट स्टेनिंग विद गुड साइटोलॉजिकल स्टडी। ये आपकी साइटोलॉजिकल स्टडी जब भी आपको करनी हो, सेलुलर मॉर्फोलॉजी जब भी आपको देखनी हो, तब ये बेहतर तरीके से उस सेलुलर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और आप डायग्नोसिस अच्छी तरीके से कर पाते हैं, एक्यूरेट लेवल पे आप उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं, डिजीज का हमें पता लग पाता है। गिव्स रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन विद मिनिमम श्रिंकेज। ये आपके टिश्यू कंपोनेंट जो रहते हैं या सेल कंपोनेंट जो होते हैं उनके अंदर काफी कम लेवल पर श्रिंकेज ये करवाता है। सिकुड़ना, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी सेल के अंदर श्रिंकेज नहीं हो पाता है, अगर होता भी है तो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, इतना नहीं हो पाता। फिर आता है एन इंट्रा फिक्सेटिव एंड टिश्यूज लेफ्ट इन इट ओवर 24 आवर्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 24 आवर्स से ज्यादा हमें टिश्यूज को नहीं रखना है जब भी हम इस फिक्सेटिव का उपयोग करते हैं। आर बीच्ड एंड एक्सेसिवली हार्डेंड। अगर अगर आप लंबे समय तक इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो ये क्या करेगा, ज्यादा हार्डनेस वहां पे कर देता है, और हमारा ऑर्गन जो होता है ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसके अंदर हार्डनेस ज्यादा आ जाएगी। फिर हम जब भी सेक्शन कटिंग करते हैं तो फिर हमारे जो एरर्स होने के चांसेस या टिश्यू सेक्शन के अंदर फॉल्ट होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से यहाँ लंबे समय तक हमें ऑर्गन को इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर नहीं रखना है। टिश्यू शुड बी ट्रीटेड विद आयोडीन। यहाँ पे हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाते हैं टिश्यू को, ताकि वहां पे क्या हो जाए, मर्क्यूरिक पिगमेंट जो होते हैं, मरकरी पिगमेंट जो ब्लैकिश कलर का आपका टिश्यू सेक्शन दिखाई देता है, या ऑर्गन के अंदर ब्लैक कलर अगर दिखाई देता है, तो ब्लैक कलर जो होता है मर्क्यूरी क्लोराइड की वजह से हमें दिखाई देता है। उसी ब्लैक कलर को बाहर निकालने के लिए या हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस ऑर्गन को आयोडीन के साथ ट्रीट करवाना पड़ता है। जिसे हम आयोडीन के साथ उस ऑर्गन को या उस सैंपल को ट्रीट करवाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर आपका वहां से बाहर निकल जाएगा, और आपका जो फिक्सेशन की प्रोसेस होगी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगी। फिर आता है जेंकर्स फ्लूइड। तो जेंकर्स फ्लूइड जो होता है वो भी आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर भी आपका मर्क्यूरी क्लोराइड यूज होता है, यहाँ पे भी आपका मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, 5 ग्राम हम लेते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है इसका 2.5 ग्राम यूज होता है। सोडियम सल्फेट 1.0 ग्राम। डिस्टिल वाटर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, 100 ml। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ पे यूज होता है 5 ml। अब ग्लेशियल एसिडिक एसिड हमें कब लेना है, कब ऐड करना है? ऐड इमीडिएटली बिफोर यूज। जब भी आप इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, जैसे ही कोई सैंपल आता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल हमारी हिस्टोपैथोलॉजी एरिया कलेक्शन रूम के अंदर जब रिसीव होता है, और उसको अगर आपको फिक्स्ड करना होता है, तो फिक्स्ड जैसे हम उस ऑर्गन को ऐड करने वाले होते हैं उससे पहले हमें इसके अंदर 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करना रहता है। जैसे हम इसका उपयोग करेंगे उससे पहले हम 5 ml जो रहेगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड कर देंगे। बाकी ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं जब भी हम इसका प्रिपरेशन करते हैं, यूज करने से पहले हमें ग्लेशियल एसिटिक ऐड करना है, और प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे हमें इन चारों कंपोनेंट जो होते हैं इनका ऐड करना होता है, और हमारा फिक्सेटिव जो होता है जिंकर्स फ्लूइड जो होता है वो तैयार हो जाता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं इसके भी। गुड रूटीन फिक्सेटिव, बेस्ट है आपका रूटीन जब आपको फिक्सेशन करना होता है, या हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कोई भी सैंपल आता है और उसका रूटीन फिक्सेशन करने के लिए, रूटीन फिक्स्ड करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं जेंकर्स फ्लूइड का।
ये क्या करता है, इट गिव्स फेयरली रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन। ये आपके टिश्यू सेक्शन को फेड होने से बचाता है और पेनिट्रेशन करने की पावर इसकी काफी ज्यादा होती है। और जैसे ही पेनिट्रेशन पावर अच्छी रहेगी, इसकी वेल मेंटेन रहेगी, तो आपका सेल जो रहेगी या सेल का जो मॉर्फोलॉजी रहेगा, टिश्यूज की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो आपकी पूरी तरीके से मेंटेन हो पाती है। इट इज नॉट स्टेबल आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। जैसे आप एसिटिक एसिड इसके अंदर ऐड कर देते हो तो स्टेबल पावर जो होती है इसके काफी डाउन हो जाती है। जैसे आप एसिटिक एसिड इसके अंदर ऐड करोगे उसके बाद क्या होगा, हेंस एसिटिक एसिड और फॉर्मेलिन शुड बी एडेड जस्ट बिफोर यूज। अगर आपने एसिटिक एसिड पहले ऐड कर दिया और फिर ऑर्गन को ऐड किया है तो ऐसी कंडीशन में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पीरियड अगर उसका हो गया, एसिटिक एसिड अगर आपने थोड़े से टाइमिंग पहले ऐड कर दिया है और उसके थोड़े से लंबे ड्यूरेशन पीरियड के बाद अगर आप ऑर्गन को ऐड करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपका फिक्सेशन जो होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। जिससे ही आप ऑर्गन ऐड करने वाले होते हैं उससे तुरंत पहले इमीडिएटली आपको ग्लेशियल एसिडिक जो रहता है उसको ऐड करना रहता है ताकि आपका फिक्सेशन सही तरीके से हो पाए। अगर आपने पहले ग्लेशियल एसिडिक एसिड ऐड कर दिया है तो आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है फेड हो सकता है, वहां पे मॉर्फोलॉजी जो होती है सही तरीके से उसकी नहीं मेंटेन हो पाती है और आप डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड का हमें विशेषकर ध्यान रखना होता है, अदरवाइज हमारा फिक्सेशन जो होता है किसी काम का नहीं रहता है। वॉशिंग ऑफ टिश्यू इन रनिंग वाटर, रनिंग टेप वाटर जो होता है उसका हम उपयोग करते हैं या रनिंग वाटर का हम यूज करेंगे और हमारे टिश्यूज को वॉश करेंगे, इज नेसेसरी। ये काफी जरूरी होता है किसके लिए, रिमूव एक्सेस डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जो होता है, अगर ज्यादा कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादा फिक्स्ड हो गया है, एक्सेसिव कलर अगर आपको ऑर्गन के अंदर दिखाई दे रहा है, जब भी आप जेंकर्स फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो कलर वेरिएशन वहां पे आ जाता है। अगर वहां पे कलर वेरिएशन ज्यादा आ रहा है, कलर ज्यादा दिख रहा है, तो एक्सेसिव कलर को आपको बाहर निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वॉश करना पड़ेगा रनिंग वाटर से। रनिंग टेप वाटर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड पिगमेंट शुड बी रिमूव्ड विद आयोडीन। हमेशा जहां आपने मर्क्यूरी क्लोराइड यूज किया है तो मर्क्यूरी क्लोराइड ब्लैकिश कलर का जो होता है वो दिखाता है आपके फिक्सेशन ऑर्गन के अंदर। जो भी ऑर्गन आपने फिक्स्ड किया है तो जो स्पेसिमेन है आपका उसके अंदर ब्लैकिश कलर आपको अपीयर्स हो जाता है मर्क्यूरी क्लोराइड की वजह से। और उस मर्क्यूरी क्लोराइड को बाहर निकालने के लिए आपको हमेशा आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करना पड़ेगा और वहां से आपका ब्लैक कलर जो होता है उस सैंपल के अंदर से बाहर निकलने लग जाता है। तो जब भी हम मर्क्यूरी क्लोराइड यूज करेंगे तब हमें आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करना रहेगा। फिर आता है आपका यहाँ पे जेंकर्स फ्लूट। जेंकर्स फ्लूट के अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं और मर्क्यूरी क्लोराइड को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करवाना पड़ेगा। तो जेंकर्स फ्लूट जो होता है यहाँ पे भी आपका मर्क्यूरी क्लोराइड यूज होता है। 5 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम होता है, सोडियम सल्फेट 1 ग्राम हम लेंगे यहाँ पे, डिस्टिल वाटर 100 ml लिया जाएगा। और जैसे हम यूज करेंगे उससे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिन जो होता है इसको हमें ऐड करना है। जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेलिन जो होगा इसको हम ऐड करेंगे। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड वहां पे ऐड किया था अपनों ने, यहाँ पे हम फॉर्मेलिन जो होगा इसको हम ऐड करेंगे। तो फॉर्मेलिन हमें जैसे हम इसका यूज करते हैं उससे पहले हमें यहाँ ऐड करना रहेगा 5 ml की क्वांटिटी में। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं इसके। इट इज एन एक्सीलेंट माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव। ये आपका सबसे बेहतरीन माइक्रो एनाटोमिकल फिक्सेटिव होता है और सही तरीके से सेलुलर मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करने का ये काम करता है। तो बेस्ट फिक्सेटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। इट इज एक्सीलेंट फिक्सेटिव फॉर बोन मेरो। जब भी आप बोन मेरो बायोप्सी का सैंपल कलेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इस फिक्सेटिव का आप उपयोग कर सकते हैं। स्प्लेन अगर रिमूवल ऑर्गन आया है, किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसके स्प्लेन को बाहर निकाला गया है, उस स्प्लेन का आपको प्रिजर्वेशन करना है, उस स्प्लेन का अगर आपको म्यूजियम करना है तो वहां पे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एंड ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन जिसके अंदर आपका ब्लड होता है, यानी कि हार्ट हो गया है, किडनी हो गई है, लीवर हो गया है, तो ऐसे ऑर्गन को फिक्स्ड करने के लिए आप जेंकर्स फ्लूइड जो होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। एज विद जेंकर्स फ्लूइड इट इज नेसेसरी टू रिमूव एक्सेस डाइक्रोमेट एंड मर्क्यूरिक पिगमेंट। इसके अंदर भी आपको आवश्यकता होती है, मर्क्यूरी क्लोराइड यहाँ आपने यूज किया है तो ब्लैकिश कलर फिर दिखाई देगा, उसी मर्क्यूरी क्लोराइड को आयोडीन सॉल्यूशंस के साथ आपको ट्रीट करवाना पड़ेगा ऑर्गन को, ताकि वहां से मर्क्यूरी क्लोराइड आपका बाहर निकल पाए। तो ट्रीट करने की प्रोसेस बहुत जरूरी होती है, अदरवाइज हमारा फिक्सेशन की प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। फिर आता है बोविन्स फ्लूइड। तो सेचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड की क्वांटिटीज यहाँ पे 75 ml होती है और फॉर्मेलिन हम 25 ml लेंगे और ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो रहेगा इसके अंदर 5 ml यूज होगा। ये इसका कंपोजिशन होता है। स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं, दिस फिक्सेटिव पेनिट्रेट इवनली एंड रैपिडली एंड कोज लिटिल श्रिंकेज। ये सही तरीके से आपके सेलुलर कंपोनेंट को पेनिट्रेट करता है, उनके ऊपर फिक्सेशन की प्रोसेस को रिएक्ट करवाता है, आपका ऑर्गन फिक्सेशन सही तरीके से हो पाता है, फिक्स सही तरीके से हो पाता
करवाता है। तो ये बेस्ट होता है आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन यूज होता है बोवेन्स फ्लूइड। इट कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट ग्लाइकोजन। जब भी आपको सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डेमोन्स्ट्रेशन करवाना होता है, यानी कि एक स्टेनिंग आएगी पीरियोडिक एसिड शिप स्टेनिंग, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो ग्लाइकोजन का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उसके अंदर भी आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन जो होगा ये यूज होगा, और ये फिक्स करने का काम करेगा ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जो होता है सही तरीके से आप डिटेक्ट कर पाओ। डिटेक्शन जब भी हमें करना होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जब हमें डिटेक्शंस करना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है इट इज नेसेसरी। यहाँ पे भी क्या होता है, टिश्यू फिक्स्ड इट गिव्स ब्रिलियंट स्टेनिंग। जब भी आप इस फिक्सेटिव के सॉल्यूशन के साथ टिश्यूज को अगर फिक्स्ड करते हो तो ये आपका ब्रिलियंट स्टेनिंग रिजल्ट देता है, एक्यूरेट लेवल पे आपका कार्बोहाइड्रेट का डेमोन्स्ट्रेशन करवाता है बाय द ट्राइकोम मेथड। रेपिड वन स्टेप ट्राइकोम स्टेनिंग आती है एक, जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यूज के लिए यूज होती है। ट्राइकोम स्टेन हम किसके लिए यूज करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के लिए। तो कनेक्टिव टिश्यूज का हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है तो वहां पे हम ट्राइकोम स्टेनिंग का उपयोग करते हैं। तो ट्राइकोम स्टेनिंग के अंदर जब भी हमें ट्राइकोम स्टेनिंग करना होता है किसी भी स्मीयर का या किसी भी सैंपल का, तो वहां पे भी हम बोविन फ्लूइड जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं। इट इज नेसेसरी टू रिमूव एक्सेस पिक्रिक एसिड। अब यहाँ पे पिक्रिक एसिड होता है, अब पिक्रिक एसिड जो होता है येलोइश कलर का शो कर देता है। आप जब भी पिक्रिक एसिड से फिक्स्ड करोगे किसी भी ऑर्गन को तो उसके अंदर स्लाइटली येलोइश कलर की अपीयरेंस हमें दिखाई देती है। तो उस येलोइश कलर को बाहर निकालने के लिए आपको ट्रीट करवाना पड़ता है और वॉश करवाना पड़ता है। तो एल्कोहल सॉल्यूशन यहाँ पे ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे। जब भी हम बोवेन्स फ्लूइड से फिक्स्ड करेंगे तो हमारा ऑर्गन स्लाइटली येलोइश कलर का हो जाएगा। येलोइश कलर हमें हल्का सा वहां पे दिखाई देगा, और उसी येलोइश कलर को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। डिस्टिल वाटर और रनिंग टेप वाटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्पेसिमेन को वॉश किया जाएगा, वॉश करने के बाद उसको एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा ताकि वहां से कंप्लीटली पिक्रिक एसिड बाहर निकल पाए और फिक्सेशन जो है आपका सही तरीके से हो पाए। तो बोवेन्स फ्लूइड का भी हम उपयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। ऐसे फिक्सेटिव जो सेल की स्टडी करने के लिए यूज होते हैं, और ऐसे फिक्सेटिव जो सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, चाहे आपका न्यूक्लियस हो चाहे आपका साइटोप्लाज्म हो, दोनों को अगर प्रिजर्वेशन करना होता है तब हम साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव का उपयोग करेंगे। और ऐसे फिक्सेटिव जो सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूक्लियर कंपोनेंट को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, तो ऐसे फिक्सेटिव को न्यूक्लियर फिक्सेटिव बोला जाता है। न्यूक्लियर फिक्सेटिव वही फिक्सेटिव होंगे जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर स्टडी के लिए हम इन फिक्सेटिव का उपयोग करेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस को डेमोन्स्ट्रेट करना है, सेल के अंदर किसी भी न्यूक्लियर कंपोनेंट, चाहे वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एसिड हो गया है या राइबोस न्यूक्लिक एसिटिक एसिड हो गया है, डीएनए हो गया है या आरएनए हो गया है, जब भी हमें डीएनए आरएनए स्टेनिंग करनी होती है या डीएनए और आरएनए के लेवल को देखना होता है, तो सेल के अंदर जब हम उसका फिक्सेशन करेंगे सेल का, तब हमें न्यूक्लियर फिक्सेटिव का उपयोग करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर फिक्सेटिव के अंदर आता है आपका कॉर्नियस फ्लूइड जो होता है, वो आपका न्यूक्लियर फिक्सेटिव का टाइप से होता है जिसके अंदर एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी कि 100% अल्कोहल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन। और इसकी क्वांटिटीज हमें 60 ml लेनी है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग करना है हमें, 30 ml क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे। और ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ पे यूज होता है जिसकी क्वांटिटीज आपकी 10 ml होती है। अब स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखो इसके स्पेशल एडवांटेज होते हैं। इट पेनिट्रेट्स वेरी रैपिडली, ये तुरंत पेनिट्रेशन करने का काम करता है, इंस्टेंट रिएक्शन करता है। एंड गिव्स एक्सीलेंट न्यूक्लियर फिक्सेशन, ये आपकी सेल के अंदर न्यूक्लियस को सबसे बेहतरीन तरीके से फिक्स करने का ये काम करता है। निसेल सब्सटेंसेज जो रहते हैं एंड ग्लाइकोजन आर प्रिजर्व्ड, सेल के अंदर ग्लाइकोजन को प्रिजर्व करने का काम करता है। निसेल सब्सटेंसेज जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने का ये काम करता है। गुड फिक्सेटिव फॉर कार्बोहाइड्रेट, सबसे बेहतरीन फिक्सेटिव इसको बोला जाता है, सबसे अच्छा फिक्सेटिव बोला जाता है। जब भी आपको शुगर कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को जब आपको देखना होता है, उसकी स्टडी करनी होती है, पेरियोडिक एसिड शिप स्टेनिंग का जब हम उपयोग करते हैं तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर भी आपका ग्लेशियल एसिडिक एसिड जो होता है पेरियोडिक एसिड शिप स्टेनिंग के अंदर आएगा, और वहां पे इसका फिक्सेटिव जो होता है कॉर्नियस फ्लूइड फिक्सेटिव का हम उपयोग कर सकते हैं। इट कॉज्ड कंसिडरेबल श्रिंकेज, ये क्या करता है, स्लाइटली श्रिंकेज जो होता है इनको कॉज करता है। सेल जो होती है स्लाइटली श्रिंकेज हो जाती है, हल्की सी सिकुड़न हो जाती है अगर हम एक्सेसिव फिक्सेशन कर देते हैं, लंबे समय तक फिक्स्ड अगर उसके अंदर कर देंगे तब हमें कुछ रिएक्शन जो होती है दिखाई देती है। इट डिस्ट्रॉय और डिसोल्व मोस्ट साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट जो होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का ये काम करेगा। तो सेल रहेगी, सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्म जो रहेगा आपका, ये ऐसा साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जिसे आपका डिस्ट्रॉय हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में सेल के अंदर क्या बचा है, सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही कंपोनेंट
कंपोनेंट बच जाएगा वो होगा आपका न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर जैसे ही साइटोप्लाज्म डैमेज हुआ है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, न्यूक्लियस बच जाएगा। न्यूक्लियस कंपोनेंट जो होंगे वही बच जाएंगे, न्यूक्लियस पूरी तरीके से प्रिजर्व हो पाएगा, साइटोप्लाज्म आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो न्यूक्लियस अगर बचा है तो न्यूक्लियस को सही तरीके से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, डेमोस्ट्रेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन जो होता है रिएक्ट करवाता है। फिर आता है एक और न्यूक्लियर फिक्सेटिव के अंदर क्लर्क्स फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं क्लर्क्स फ्लूइड। क्लर्क्स फ्लूइड के अंदर क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है 75 ml यूज होता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ पे भी आपका 25 ml होगा। टोटल क्वांटिटीज कितनी हो जाएगी, 100 ml। 25 ml आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड है और 75 ml आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल है, 100% अल्कोहल सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, उसका उपयोग 75 ml लेना है और टोटल क्वांटिटीज आपकी 100 ml हो जाएगी। स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या होते हैं देखिए यहाँ पे, दिस फिक्सेशन पेनिट्रेट्स रैपिडली, इंस्टेंट पेनिट्रेशन करने का ये काम करता है, सेल को पेनिट्रेट करेगा और उसको फिक्स करने का ये काम करेगा। इट गिव्स गुड न्यूक्लियर फिक्सेशन, ये क्या करता है, सही तरीके से हमारी सेल के न्यूक्लियस को फिक्स्ड करने का ये काम करता है। एंड इफेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट, साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट जो होते हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट करता है, उनको रोकने का ये काम करता है और न्यूक्लियस को पूरी तरीके से शो करने का ये काम करता है। तो न्यूक्लियस को प्रिजर्व करेगा तभी न्यूक्लियस हमें दिख पाएगा। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करना है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डैमेज करने का ये काम करेगा और न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स जो होंगे, न्यूक्लियस कंपोनेंट जो होंगे उनको प्रिजर्व करने का ये काम करता है और न्यूक्लियस हमारा पूरी तरीके से मेंटेन हो पाता है, फिर हम उसकी स्टडी कर पाते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट फिक्सेटिव फॉर स्मीयर, जब भी हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं, स्पेसिमेन का स्मीयर बनाते हैं, तब हमें इसका उपयोग करना रहता है। तो वहां पे हम एक्सीलेंट फिक्सेटिव आपका ये रहता है, जब भी आपका अलग अलग प्रिपरेशन टेक्निक आती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, स्कॉच प्रिपरेशन टेक्निक होती है, टीस प्रिपरेशन टेक्निक होती है, स्पेसिमेन का प्रिपरेशन जब हम करते हैं तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जब भी हमें ग्लास स्लाइड के ऊपर स्मीयर प्रिपरेशन करनी होती है तब। और कवर स्लिप प्रिपरेशन, जैसे हम स्मीयर बनाएंगे तो फिर हम कवर स्लिप को अटैच करेंगे, फिर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तब भी आपका ये जो होता है यूज होता है। ऑफ सेल कल्चर्स फॉर जनरल फिक्सेशन, जब भी हम जनरली फिक्सेशन करते हैं तब हम क्लैक्स फ्लूइड जो होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, फिक्सेशन करने में भी आपका यूज होता है। कल्चर टेस्टिंग हम करते हैं, कल्चर जब हमें करवाना होता है तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्रोमोसोम एनालिसिस हम करते हैं जब भी हमें साइटोजेनेटिक स्टडी करनी होती है। कौन सी स्टडी, साइटोजेनेटिक स्टडी जब हमें करनी होती है सेल के अंदर, जेनेटिक लेवल अगर आपको डेमोस्ट्रेशन करना होता है, क्रोमोसोम का जब आपको डेमोस्ट्रेशन करना होता है तो क्रोमोसोम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी हम क्लर्क्स फ्लूइड जो होता है उसका हम उपयोग करते हैं। अलग अलग टाइप की डिजीज आती है जो कि आपके क्रोमेटिन नेटवर्क्स के ऊपर होती है या क्रोमोसोम का बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, जैसे कैलन फिल्टर डिजीज होती है। तो कैलन फिल्टर डिजीज के अंदर क्या होता है, आपका क्रोमोसोम लेवल जो होता है वो चेंजेस हो जाता है। एक होती है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो वहां पे भी आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम का लेवल हमें देखना रहता है। सिंड्रोम के अंदर टर्नर सिंड्रोम एक डिजीज होती है, एक कैलिन फिल्टर डिजीज होती है, कैलिन फिल्टर्स डिजीज। तो इन सब के अंदर हमें क्या करना होता है, क्रोमोसोम का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो जब भी हम क्रोमोसोम का एनालिसिस करते हैं, जब भी सेल या सेलुलर स्पेसिमेन, साइटोलॉजिकल स्पेसिमेन या साइटोलॉजिकल या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन जब भी आता है और वहां पे अगर जेनेटिक डिटर्मिनेशन करना है तब जाके हम क्लक्स फ्लूइड जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका न्यू कॉमर्स फ्लूइड। न्यू कॉमर्स फ्लूइड भी आपका जो रहता है साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव होता है। इसके अंदर आइसोप्रोपेनॉल का उपयोग किया जाता है। आइसोप्रोपेनॉल होता है 60 ml, प्रोपियोनिक एसिड जो होता है वो आपका 40 ml होता है, पेट्रोलियम ईथर सॉल्यूशन 10 ml होता है, एसीटोन 10 ml यूज होता है, डाईएक्सोन जो होता है इसकी भी क्वांटिटीज हम 10 ml लेते हैं। तो 10 ml तीनों की क्वांटिटीज रहेगी। प्रोपियोनिक एसिड जो होता है 40 ml यूज होगा, आइसोप्रोपेनॉल 60 ml यूज होगा। तो अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे रहेंगे। स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं, दिस फिक्सेटिव पेनिट्रेट रैपिडली, इंस्टेंट ये पेनिट्रेशन करने का काम करता है, तुरंत फिक्स करने का काम करता है। एनी प्रिजर्व्स द क्रोमेटिन बेटर, क्रोमेटिन नेटवर्क्स जो होता है, क्रोमेटिन का जब हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कलर स्टडी जब हम करते हैं सेल के अंदर, सेलुलर कंपोनेंट का जब हमें क्रोमेटिन स्टडी करनी होती है, कलर का मेजरमेंट करना होता है, तब जाके हमें यहाँ पे इसका उपयोग करना रहता है। देन कॉर्नियस फ्लूइड, कॉर्नियस फ्लूइड से बेहतरीन तरीके से ये आपका प्रिजर्व करता है। कॉर्नियस फ्लूइड भी प्रिजर्व करने का काम करता है, वो भी क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं, क्रोमेटिन कंपोनेंट जो होते हैं सेल के कंपोनेंट के अंदर, तो उनको भी वो प्रिजर्व करेगा, लेकिन उससे बेहतरीन तरीके से आपका ये प्रिजर्व करता है, बेस्ट प्रिजर्वेशन ये कर सकता है। इट इज गुड फिक्सेटिव फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूकोपोलीसेकेराइड। म्यूकोपोलीसेकेराइड जो होते हैं वो भी एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। म्यूको मतलब कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है, म्यूकोपोलीसेकेराइड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं। टिश्यूज के अंदर म्यूसिन सेल्स जो होती हैं, म्यूसिन सेल्स जो रहती है हमारी, उन म्यूसिन सेल्स के अंदर म्यूसिकार्मिन का जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, म्यूसिकार्मिनिक स्टेनिंग आएगी, म्यूसिकार्मिन स्टेनिंग के अंदर हम म्यूकोपोलीसेकेराइड का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और म्यूकोपोलीसेकेराइड जो रहते हैं उनका जब हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है तब हम न्यू कॉमर्स फ्लूइड जो होता है उसका हम उपयोग करते हैं और सेल का जो न्यूक्लियर कंपोनेंट होता है बेस्ट प्रिजर्व हो पाता है।
फिर आते हैं आपके साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, ऐसे कंपोनेंट जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं, तो ऐसे फिक्सेटिव को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। अब साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव के अंदर फिक्सेटिव जो रहता है आपका चैंपियस फ्लूइड आता है। कौन सा फ्लूइड आता है? चैंपियस फ्लूइड। चैंपियस फ्लूइड के जो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर 3 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज होता है, जो 7 ml हम लेते हैं। फिर 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन जो रहती है क्रोमिक एसिड हम यूज करेंगे, 7 ml यहाँ पे यूज होगा। 2 ग्राम पर डेसीलीटर ओस्मियम टेट्राक्साइड का यूज करेंगे हम, और उसकी क्वांटिटीज हम 4 ml लेते हैं। स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं इसके, दिस फिक्सेटिव कैन नॉट बी स्टोर्ड, इस फिक्सेटिव को आप स्टोर नहीं कर सकते, इसको तुरंत बनाना रहता है। हेंस शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रेश, इजीली हमें इसका उपयोग करना रहता है। फ्रेश प्रिपरेशन हम करते हैं, तुरंत बनाएंगे और फिर हम फिक्स करेंगे। जैसे ही हमें इसका उपयोग करना होता है उसी उससे पहले हम इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन को तैयार करते हैं, और तैयार करने के अंदर क्रोमिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों को 7 ml लेना है। ओस्मियम टेट्राक्साइड जो रहेगा उसको हमें 4 ml लेना रहता है। जब भी हम फिक्स्ड करते हैं, जैसे बायो से सिंपल आता है, रिसीव होता है और इंस्टेंट उसको फिक्स्ड करना होता है, तो फ्रेशली इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन को हमें तैयार करना होता है, प्रिपरेशन हमें इसकी करनी होती है। इट पेनिट्रेट्स पुअरली एंड अनइवनली, ये क्या करता है? काफी कम लेवल पे पेनिट्रेट करता है और सही तरीके से ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। इंस्टेंट इसको बनाएंगे तभी ये प्रिपरेशन कर पाएंगे, और प्रिजर्वेशन करने का ये काम करता है। इट प्रिजर्व माइटोकॉन्ड्रिया, फैट, योक एंड लिपिड्स, ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, देखो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, फैट साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, योग एरिया जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड लिपिड जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, वहां पे भी आपका फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है। सेल का साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है, वहां पे भी आपका लिपिड्स प्रेजेंट होता है। तो सेल के साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को बेहतरीन तरीके से आपका प्रिजर्व करता है। तुरंत इस फिक्सेटिव को हमें बनाना रहता है जब भी हम फिक्सेशन करेंगे उससे पहले। और ये क्या होगा? टिश्यूज मस्ट बी वॉश, टिश्यू जो भी आप फिक्स्ड कर रहे हैं वो आपका वॉश होना चाहिए, वॉश होना जरूरी है। ओवरनाइट आफ्टर फिक्सेशन, जैसे ही आप इस फिक्सेटिव के अंदर फिक्स्ड करेंगे तो उसके बाद हमें ओवरनाइट वॉश करना है उसका। ओवरनाइट वो टिश्यू सैंपल आपका वॉश होगा, तभी वो सही तरीके से आपका स्टेनिंग रिजल्ट वो दे पाएगा। जब भी हमें आगे की प्रोसेसिंग करनी होती है तो फिक्स करने के तुरंत बाद हमें ओवरनाइट तक वॉश करना रहता है इस टिश्यू सैंपल को, ताकि वो सही तरीके से उसका डायग्नोसिस हो पाए। फिर आते हैं आपके हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। ये हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो रहेंगे, इनका बेसिक एडवांटेज ये होता है कि आपकी सेल के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को बनाए रखने के लिए आपके हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो होते हैं वो यूज होते हैं। सेल का जो केमिकल नेचर होता है, सेल और टिश्यूज का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है वो पूरी तरीके से आपका मेंटेन हो पाए, तो वहां पे हम जो यूज करेंगे वो आपके हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव रहेंगे। इस हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव के अंदर पहला यूज होता है आपका बफर फॉर्मेलिन। बफर फॉर्मेलिन भी आपका यहाँ पे यूज होता है। बफर फॉर्मेलिन इज द मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव, सबसे कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव होता है आपका बफर फॉर्मेलिन, यूज्ड फॉर हिस्टोकेमिकल पर्पस। जब भी आपको हिस्टोकेमिकल स्टडी करनी होती है सेल के और टिश्यू के केमिकल नेचर को जब आपको पहचानना होता है, तब आप इस फिक्सेटिव का उपयोग कर सकते हैं। इमर्शन इन एसीटोन, ऐसे ऑर्गन को हमें कहाँ इमर्स करना होगा, रखना होगा? एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर। तो एसीटोन के अंदर हम ऑर्गन को रखेंगे, टिश्यू सैंपल को रखेंगे, ताकि उसका हिस्टोकेमिकल स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई कर पाए। कितने टेम्परेचर पे रखना होगा? 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे हम रखेंगे यहाँ पे। इस वाइडली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली ये यूज होता है 4 डिग्री टेम्परेचर पे हम रखेंगे उसको। और ये क्या करेगा? पूरी तरीके से आपका बेस्ट तरीके से फिक्सर्वेशन या फिक्सेशन ये कर देता है, फिक्सेशन ऑफ टिश्यू इन विच इट इंटेंडेड टू स्टडी एंजाइम्स। जब भी हमें सेल के अंदर एंजाइम को स्टडी करनी होती है, जैसे ऑक्सीडेज हो गया, परऑक्सीडेज हो गया है, या कैटालेज हो गया है, तो अलग अलग टाइप के एंजाइम की जब हमें स्टडी करनी होती है तब हमें क्या करना पड़ता है? इस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का हमें यूज करना पड़ता है। इसके अंदर बफर होता है, और बफर हमेशा आपके पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहां पे पीएच लेवल जब मेंटेन करने का काम करेगा, तो यहाँ पे बफर जो रहेगा वो पीएच मेंटेनेंस करने का काम करेगा, और आपकी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होगी उसको हम एक्यूरेट लेवल पे डायग्नोसिस कर पाएंगे। फिक्सेशन ऑफ सेक्शन कट फ्रॉम फ्रीज, जब भी हमें फ्रोजन सेक्शन करना होता है, फ्रोजन सेक्शन हम अर्जेंट बायोप्सी के अंदर लगाते हैं। एक क्रायोस्टेट माइक्रोटोम आएगा हमारे, तो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम जो होता है फ्रोजन सेक्शन के लिए यूज होता है। जब भी हमें अर्जेंट डायग्नोसिस करनी होती है, या पेशेंट का इंट्रा ऑपरेटिव सैंपल आया है, किसी पेशेंट की सर्जरी चल रही है और तुरंत आपको डायग्नोसिस करना है, तब हमें फ्रोजन सेक्शन की नीड होती है। तो फ्रोजन सेक्शन जब भी हम तैयार करते हैं तब हमें ऐसे फिक्सेटिव का उपयोग करना पड़ेगा। फिक्सेशन ऑफ सेक्शन कट फ्रॉम फ्रीजिंग, फ्रीजिंग माइक्रोटोम या फ्रोजन या क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के अंदर जब भी आपको सेक्शन कटिंग करनी होती है तब आप ऐसे फिक्सेटिव का यूज करते हो। यहाँ पे ड्राइड मटेरियल में बी इफेक्टेड बाय इमर्शन इन एब्सोल्यूट एल्कोहल फॉर 24 आवर्स। हमें यहाँ पे जो रहता है सैंपल को 24 आवर्स के लिए एब्सोल्यूट एल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर फिक्स्ड करना रहता है, रखना रहता है, ताकि हम उसका सही तरीके से केमिकल नेचर जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए।
फिर आते हैं वेपर फिक्सेटिव। वेपर फिक्सेटिव जो होते हैं ऐसे फिक्सेटिव जो कि ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होते हैं या वाष्प की फॉर्म में होते हैं। तो वाष्प जब होता है, वाष्पीकरण जब होता है, तो बबल्स की फॉर्म में या एयर्स की फॉर्म में या उबले हुए फिक्सेटिव सॉल्यूशन जहां पे हमें हायर टेम्परेचर की जरूरत होती है, जब हम बॉइलिंग करते हैं तब हम वेपर फिक्सेटिव यूज करते हैं। तो वेपर फिक्सेटिव जो होता है जब भी हमें हीटिंग करना होती है या बॉइलिंग हायर टेम्परेचर पे जब हम यूज करते हैं तब हमें वेपर फिक्सेटिव का यूज करना पड़ता है। वाष्प की जब हमें जरूरत होती है तब हम वेपर फिक्सेटिव यूज करते हैं और वो आपके हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव के अंदर आते हैं। तो वेपर फिक्सेटिव क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड टू फिक्स्ड क्रायोस्टेट कट सेक्शन। ऐसा कोई टिश्यू सेक्शन जो क्रायोस्टेट के अंदर कट हुआ है, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के अंदर कट हुआ है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए या प्रिजर्वेशन करने के लिए हम इस फिक्सेटिव का हम यूज करते हैं। और फ्रेश टिश्यू जैसे हमारे पास आता है तो तुरंत हम क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के अंदर रखेंगे और उसका टेम्परेचर जो होता है काफी माइनस लेवल पे होता है, माइनस लेवल में रहता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो रहता है और इंस्टेंट वो कोल्ड करने का काम कर देता है। जैसे हम ड्रॉप की एक वाटर की ड्रॉप हम ऐड करेंगे तो तुरंत बफर यानी कि जो आइस रहेगा, आइस जो रहता है, बर्फ जो रहता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका फिक्सेटिव सॉल्यूशन काम करता है। तो वेपर फिक्सेटिव हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें क्रायोस्टेट सेक्शनिंग की नीड होती है या क्रायोस्टेट टिश्यू सेक्शन होता है, तो वेपर फिक्सेटिव का उपयोग होता है। एंड सेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ फ्रोजन ड्राइड टिश्यूज। फ्रोजन सेक्शन जब हमें बनाना होता है, टिश्यू ब्लॉक जब हमें बनाना होता है, तब हम वेपर फिक्सेटिव का उपयोग करेंगे। दिस फिक्सेटिव आर यूज्ड इनसाइड एन आर्टिफैक्ट या एयर टाइट ग्लास कंटेनर। ऐसे टिश्यूज को हम कहाँ यूज करते हैं, एयर टाइट ग्लास कंटेनर आपका होना चाहिए। जैसे ये आपका कंटेनर है और ये क्या रहेगा, स्क्रू केप्ड रहेगा, एयर टाइट रहेगा, एयर्स नहीं जानी चाहिए इसके अंदर, और टिश्यू सेक्शन जो रहेगा आपका यहाँ पे इस फिक्सेटिव सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा, वेपर फिक्सेटिव के अंदर, और आपका टिश्यू जो होगा पूरी तरीके से फिक्स्ड हो पाएगा। एंड कंट्रोल्ड हीट एंड ह्यूमिडिटी, उसको आपको पूरी तरीके से हीट की प्रोसेस से रोकना है, ह्यूमिडिटी की प्रोसेस से रोकना है ताकि वो सही तरीके से फिक्स्ड हो पाए। टू फिक्स द क्रायोस्टेट कट सेक्शन ऑफ फ्रेश टिश्यू एंड सेक्शंस और ब्लॉक्स ऑफ फ्रोजन ड्राइड टिश्यू। जब भी हमें फ्रोजन सेक्शनिंग करती है तब हम वेपर फिक्सेटिव का कॉमनली यूज कर सकते हैं और आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाता है, उसकी स्टेनिंग प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट हो पाती है। तो कुछ कॉमन टाइप्स होते हैं यहाँ पे यूज होते हैं वेपर फिक्सेटिव के अंदर। Following are the various वेपर फिक्सेटिव यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग टाइप के वेपर फिक्सेटिव आपके यूज होते हैं, स्प्रे फिक्सेटिव जिसको हम बोल सकते हैं। तो पहला आता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर पैरा फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो यूज होता है जब भी हम म्यूजियम करते हैं, तो म्यूजियम के अंदर भी पैरा फॉर्मेल्डिहाइड का हम यूज कर सकते हैं। जब भी हमें अर्जेंट नीड होती है तब पैरा फॉर्मेल्डिहाइड का हम उपयोग कर सकते हैं। तो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है आपका इज हीटेड, कितने टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो रहता है वहां हम इसको हीट करते हैं टू ऑब्टेन वेपर्स। जैसे ही ये हीट किया जाएगा तो ये क्या करेगा, एयर्स की फॉर्म में यानी कि वॉष्प की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, धुआं दिखाई देगा, हमें वॉष्प दिखाई देगी। तो वॉष्पीकरण इसका हो पाए तो वेपर्स, जब हमें वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब हमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 50 से 80 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे, तो ये वाष्प की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉर फिक्सेशन ब्लॉक ऑफ टिश्यू रिक्वायर्स 3 to 5 आवर्स। टिश्यू को हम कितने टाइम तक रखेंगे, 3 से 5 घंटे के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। सेक्शन रिक्वायर कितनी होनी चाहिए, हाफ टू 1 आवर्स। टिश्यू सेक्शन का जो अगर कट किया गया है, टिश्यूज का सेक्शनिंग अगर किया गया है, तो सेक्शन कट टिश्यूज को हम क्या करेंगे, हाफ यानी कि 30 मिनट्स से लेकर 1 घंटे तक हम यहाँ पे रखेंगे। और उसका टेम्परेचर आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर सेट करेंगे और आधी से 1 घंटे के लिए हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर आता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के अंदर भी ये भी यहाँ पे भी आपका हीटिंग किया जाता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम सेट करेंगे, 1 से 4 घंटे के लिए रखेंगे, बॉइलिंग किया जाएगा, हीट किया जाएगा एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ये भी वेपर फिक्सेटिव का काम करता है। ग्लूटाल्डिहाइड यूज होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर, हम इसका यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज होता है। और जब भी हमें अल्ट्रा थिन टिश्यू सेक्शन की नीड होती है, काफी नैनोमीटर के अंदर जब हमें टिश्यू सेक्शन को कट करना पड़ता है, तब हम ग्लूटाल्डिहाइड का उपयोग करेंगे। ग्लूटाल्डिहाइड क्या होता है, 50% एक्वस सॉल्यूशन इसका यूज होगा ग्लूटाल्डिहाइड का। कैन बी यूज्ड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना सेट करना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें सेट करना है। ड्यूरेशन पीरियड कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 मिनट्स to 4 आवर्स। यहाँ पे आपका 2 से 4 घंटे के लिए हम रखेंगे। और यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहेगा आपका टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ेगा और 4 आवर्स के लिए आपको रखना पड़ेगा। 2 मिनट्स 2 to 4 आवर्स यानी कि 2 आवर्स से लेकर 4 आवर्स तक हम यहाँ पे हीट करेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। और अगर आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया है तो आपको 7 आवर्स के लिए रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50% एक्वस सॉल्यूशन ग्लूटाल्डिहाइड का यूज होता है। और अगर आपने टेम्परेचर लेवल बढ़ा रखा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे आपको 2 से 4 घंटे के लिए रखना होता है। और 60 डिग्री टेम्परेचर अगर आपने सेट किया है तो वहां पे 7 आवर्स के लिए रखना पड़ेगा। जैसे आप टेम्परेचर लेवल मेंटेन करोगे तो वहां पे क्या होगा, फिर हीटिंग होगी, बॉइलिंग होगा और वाष्पीकरण
आपका हो जाएगा, वेपर्स आपका हो जाएगा, और आपका टिश्यू सेक्शन यहाँ पे फिक्सेशन करने का काम करेगा। फिर आएगा आपका एक्रोलियन और क्रोमियाइल क्लोराइड सॉल्यूशन जो होता है उसका जो रहता है, दिस रिएजेंट इज यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म। ये रिएजेंट किस फॉर्म में रहता है आपका? लिक्विफाइड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम सेट करेंगे और 1 to 2 आवर्स के लिए यहाँ पे बॉइलिंग किया जाएगा, हीटिंग किया जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और टिश्यू सेक्शन जो होगा आपका फिक्स्ड हो पाएगा। और फिर आप उसका हिस्टोलॉजिकल स्टडी जब आपको करनी होती है, हिस्टोकेमिकल स्टडी, तो आप वो कर पाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है आपकी फिक्सेशन की होती है, अलग अलग टाइप के फिक्सेशन जो होते हैं सारे हम देख चुके हैं। तो किस प्रकार के फिक्सेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे उनका यूज होता है, कैसा उनका कंपोजिशन होता है, और सब कुछ हम इस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ।